So in the previous class we studied what is the meaning of dimension and what are the fundamental quantities, what are the derived quantities. और अब उसके आगे पढ़ेंगे कि डायमेंशंस हमने कुछ क्वांटिटीज के लिए लिखे थे, कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए डायमेंशन पिछले क्लास में लिखे थे और कुछ प्रैक्टिस करने के लिए भी बताए थे। तो अब और कुछ एक क्वांटिटीज के डायमेंशंस लिखकर देखते हैं, डायमेंशनल फार्मूला लिखकर देखते हैं। तो एग्जांपल बताए थे पिछली बार, तो तुम लोगों को याद भी होगा कि डायमेंशन क्या होता है और डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशन का मतलब क्या होता है? डायमेंशन का मतलब होता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को जिस पावर तक हम रेज करते हैं, तो वो जो पावर होता है फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर, उसी पावर को बोलते हैं डायमेंशन ऑफ दैट डिराइव्ड क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल अगर हमने बोला एरिया, एरिया का डिराइव्ड एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और उसका डायमेंशनल फार्मूला जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। तो मान लो हमने फिर से ले लिया एरिया, उस दिन पढ़ा था, फिर से हम एक बार पढ़ लेते हैं। एरिया, एरिया का मतलब क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बट जब हम एरिया का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो इस तरह से लिख देंगे एरिया। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज ब्रैकेट्स? इन ब्रैकेट्स का मीनिंग क्या है? ये ब्रैकेट्स का मीनिंग है कि अब हम एरिया का डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला में लेंथ के लिए सिंबल यूज करते हैं एल, एंड ब्रेड्थ इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ लेंथ। ये भी लेंथ ही है, बस जो लेंथ होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लेंथ है उसको बोल देते हैं ब्रेड्थ। ठीक है, तो ब्रेड्थ इज ऑल्सो टाइप ऑफ लेंथ। फंडामेंटल क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्रेड्थ इज ऑल्सो लेंथ। तो इस तरह से L इंटू एल, तो L की पावर हो जाती है 2। तो ये जो पावर है, ये पावर 2 जो आया है, इस पावर को बोलते हैं डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ एरिया इज 2 इन लेंथ, लाइक दिस। और ये जो पूरा चीज लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर L स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। ओके, इसी तरह से अब हम लिखते हैं सपोज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए क्या होता है? वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला अगर लिखेंगे तो हो जाएगा लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला, ब्रेड्थ का डायमेंशनल फार्मूला और हाइट का डायमेंशनल फार्मूला। बिकॉज वॉल्यूम कैसे मिलता है? जब हम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेंथ के लिए L, ब्रेड्थ इज ऑल्सो टाइप ऑफ लेंथ, हाइट इज ऑल्सो टाइप ऑफ लेंथ। वर्टिकल डायरेक्शन में जब हम लेंथ मेजर करते हैं तो उसी को कहते हैं हाइट। तो हाइट भी एक टाइप ऑफ लेंथ ही है, टाइप ऑफ लेंथ। तो इसीलिए हाइट की जगह में भी हम L ही लिखेंगे। तो अब सारे L को अगर हम कलेक्ट कर दें तो हो जाता है L क्यूब। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज 3 इन लेंथ। और ये पूरा यानी जो L क्यूब ब्रैकेट के अंदर लिखा है, दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं V। वॉल्यूम के लिए V को हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है, तो ये आ गया कितना? L क्यूब। ये ब्रैकेट्स लगाना मस्ट है। ठीक है, ये ब्रैकेट लगाना मस्ट है क्योंकि इनसे ही पता चलता है, बिकॉज इनसे ही पता चलता है, यही सिंबल ऑफ डायमेंशनल फार्मूला है। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। मान लो अब हमने ले लिया डेंसिटी। डेंसिटी अगर लिया तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास इनटू वॉल्यूम। तो देखो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी हम किसी डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं तो पहले हमें उसे
फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखना पड़ता है। जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखेंगे तभी हम डायमेंशनल फार्मूला लिख पाएंगे। जैसे कि ये डेंसिटी वाला जो एग्जांपल है, इसमें मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटीज की लिस्ट कल बताई गई थी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। उनमें मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये जरूर याद रखना है। बाकी और भी हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो वो वाले जो हैं उनका हमें ज्यादातर यूज नहीं होगा। मोस्टली मास, लेंथ, टाइम और कभी कभी टेम्परेचर की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ठीक। अब वापस इस एग्जांपल पर आते हैं। तो डेंसिटी में मास तो ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी है, दिस इज फंडामेंटल क्वांटिटी, FQ लिख दिया फंडामेंटल क्वांटिटी। बट वॉल्यूम इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी, वॉल्यूम इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। तो वॉल्यूम को पहले फंडामेंटल क्वांटिटी में चेंज करना पड़ेगा। ये हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है। तो वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में? दिस इज लेंथ टू द पावर 3। तो अब हम अगर डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, डी को हमने ब्रैकेट में लिख दिया, तो इधर अब क्या हो जाएगा, इट मींस अब हम डी का डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हैं, डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। तो m की पावर तो है 1 और l की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ l क्यूब है तो l की पावर हो जाएगी -3। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी कम्स आउट टू बी m l टू द पावर -3। ठीक है, ये ब्रैकेट लगाना मस्ट है, हम बार बार बोलते रहे, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट ऐसे लिखता है d इक्वल टू m l टू द पावर -3, देन इट विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग, इसको गलत माना जाएगा। अगर तुमने d इक्वल टू ऐसे लिख दिया देन दिस इज रॉन्ग। कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, d को ब्रैकेट में लिखना है, फिर डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, देन ओनली इट विल बी ट्रीटेड एज करेक्ट। तो अगर कोई पूछेगा डेंसिटी के डायमेंशंस बताओ, तो डेंसिटी का डायमेंशंस क्या बताओगे, यहाँ पर लिख देते हैं डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। अगर किसी ने पूछा तो क्या बोलोगे, 1 इन मास एंड -3 इन लेंथ, इस तरह से बताया जाएगा। तो डायमेंशन का मतलब होता है ये पावर, यहाँ जैसे मास की पावर है 1, तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी 1 इन मास और L का पावर है -3, तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज -3 इन लेंथ। ठीक है, तो डायमेंशन का मतलब होता है पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी टू विच इट इज रेज्ड टू गेट ए डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कुछ एग्जाम्पल, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे इसी तरह से और एग्जाम्पल्स करेंगे। तो अब हमने ले लिया सपोज स्पीड। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज आल्सो ए टाइप ऑफ लेंथ। अगर हम डायमेंशनल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज आल्सो ए टाइप ऑफ लेंथ। तो फिर क्या हो जाएगा, अगर जब हम लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड, अगर लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड कैसे लिखोगे, चाहे तो ऐसे लिख दो, स्पीड को ब्रैकेट में लिख दो, या फिर स्पीड के लिए सिंबल v यूज कर लो। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस इज आल्सो ए टाइप ऑफ लेंथ, डिस्टेंस भी लेंथ है। तो लेंथ के लिए क्या लिखा जाएगा, लेंथ के लिए क्या लिखते हैं, लेंथ के लिए लिखेंगे l। तो लेंथ के लिए l लिखना हमने यहाँ पर, तो हो गया l। और टाइम के लिए क्या सिंबल यूज कर रहे थे, कैपिटल T, स्मॉल t यूज नहीं करना है, कैपिटल T। यहाँ पे फिर से बता देते हैं, मास के लिए कैपिटल M, इस तरह से लिखेंगे। लेंथ के लिए कैपिटल L, टाइम के लिए कैपिटल T। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए L और टाइम के लिए T। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड आ गया L T
टी टू द पावर -1, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने लिखा वेलोसिटी, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ लेंथ, और टाइम तो टाइम है ही, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखा हमने, देखो जब हम डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो ब्रैकेट लगा देंगे, जिससे पता चलेगा कि अब हम फार्मूला, जनरल फार्मूला नहीं लिख रहे हैं कैलकुलेशन के लिए, हम लिख रहे हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ लेंथ, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह में भी एल लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे टाइम के लिए टी। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा? एल टी टू द पावर -1, यानी कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी is L t to the power -1. Now see, स्पीड का जो डायमेंशनल फार्मूला आया था L t to the power -1, और वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला आया, दोनों ही सेम है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला सेम हो, जैसे कि इस एग्जांपल में डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, दोनों सेम है, दोनों के डायमेंशनल फार्मूला सेम है। तो इस बात से ये प्रूव हो गया कि बहुत से ऐसे क्वांटिटीज भी होते हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूला सेम होते हैं, ठीक है। तो स्पीड वेलोसिटी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट कोई एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट हमने मान लो ले लिया एक्सेलरेशन। देखो हम धीरे धीरे ग्रेजुअली और थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायमेंशनल फार्मूला की ओर बढ़ रहे हैं। पहले हमने लिया एरिया, फिर वॉल्यूम, फिर डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी। अब हम ले लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने लिया, तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी नहीं, इनफैक्ट बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ और वो कितने टाइम में हुआ। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला जब लिखना है तो सिंबल यूज कर लिया, सिंबल ऑफ डायमेंशनल फार्मूला दैट इज ब्रैकेट्स। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला हो गया वेलोसिटी चेंज का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, वेलोसिटी चेंज का डायमेंशनल फार्मूला बाय टाइम का डायमेंशनल फार्मूला। तो वेलोसिटी चेंज का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो वेलोसिटी का था। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या था? एल टी टू द पावर -1। तो यहाँ हमने वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला डायरेक्ट लिख दिया। अब इसको बार बार लेंथ और टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई डिराइव्ड क्वांटिटी, मान लो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है और उसके अंदर एक और डिराइव्ड क्वांटिटी आ रहा है, यानी डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर अगर एक डिराइव्ड क्वांटिटी आ रहा है, तो उसको फिर फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट अगर तुम्हें याद है डायमेंशनल फार्मूला, जैसे कि यहाँ वेलोसिटी का अगर याद है, तो इसको वेलोसिटी को लेंथ बाय टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर डायरेक्ट इसका डायमेंशनल फार्मूला याद है एल टी टू द पावर -1, तो डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी के लिए एल टी टू द पावर -1 लिख दिया, और यहाँ पर टाइम के लिए लिख दिया हमने टी। अब सारे पावर्स को कलेक्ट कर दिया, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया? देखो एल की पावर यहाँ पर थी 1, तो एल टू द पावर 1, और टी की पावर यहाँ पर डिनोमिनेटर में था, तो न्यूमरेटर में जब लिखेंगे तो हो जाएगा -1 पहले से था और -1 ये गया, तो एल टी टू द पावर -2। चाहे तो ऐसे लिखो और चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, एल टी टू द पावर -2, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन लिख लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड डायमेंशनल फार्मूला लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हो गया। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं फोर्स। अब हम ले लेते हैं फोर्स। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो हम ऐसे सिंबल यूज कर लेंगे,
तो मास के लिए क्या लिखेंगे, m, मास के लिए डायमेंशनल फार्मूला में m, और एक्सेलरेशन का अभी लिखा था, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला हुआ L t to the power -2। तो अगर सारे पावर्स को एक जगह लिख लें, सारे क्वांटिटीज को एक जगह लिख लें, तो हो जाएगा m L t to the power -2। तो ये फोर्स का हो गया डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, इसी तरह से और आगे बढ़ जाते हैं। अब फोर्स में अगर डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, तो बन जाता है वर्क डन। वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसे तो वर्क डन की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी इससे, वो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए जो तुम्हें पहले से पता है उसी को हमने ले लिया है, जो पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में। वर्क डन इज फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला अगर हम लिखते हैं तो W इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला इनटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला। डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो ए टाइप ऑफ लेंथ, तो हो जाएगा L। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ, बिकॉज फोर्स इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी के टर्म्स में नहीं लिखा जाता है, डायमेंशनल फार्मूला इज ऑलवेज रिटन इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ लिखेंगे तो होगा m l t to the power -2, और इसमें डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, m की पावर 1, l की पावर यहाँ पर 1 थी और यहाँ पर 1 थी, तो l स्क्वायर और t to the power -2। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ लिखा, डिस्प्लेसमेंट का लिखा, तो वर्क का हमें मिल गया। दैट इज dimensional formula of work is equal to m l square t to the power -2। तो ये वर्क डन का हो गया डायमेंशनल फार्मूला। अब थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं, और अब हमने मान लो लिखा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी लिखा, तो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला सबको पता होगा। काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं 1/2 मास इनटू स्पीड स्क्वायर। तो जब हम डायमेंशनल फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो ये बात याद रखो, इम्पोर्टेंट बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि जब भी डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाता है तो अगर यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया गया है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं लिखा जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, तो जिसका यूनिट नहीं होगा उसका डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं लिखना है। ऐसा नहीं है कि जो क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है उसका यूनिट भी नहीं होता है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, कुछ क्वांटिटीज ऐसे हैं जिनका यूनिट होता है लेकिन डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या याद रखना है कि न्यूमेरिकल कांस्टेंट अगर कोई मल्टीप्लाई किया गया है तो उसको डायमेंशनल फार्मूला में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर 1/2 को ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद में क्वांटिटी क्या है, मास, तो मास का डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाएगा यहाँ पर, और v क्या है, स्पीड। तो स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर v की पावर 2 है, इसलिए स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास इनटू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड और इसका स्क्वायर। ठीक है, स्पीड का स्क्वायर था तो उसके डायमेंशनल फार्मूला का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, m टू द पावर 1। देखो यहाँ पर l t टू पावर -1 को स्क्वायर किया तो ये पावर यहाँ दोनों जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया m l स्क्वायर t रेज टू पावर -2। तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला, m l स्क्वायर t रेज टू पावर -2। इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं, और मान लो अब हमने ले लिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मान लो हमने ले लिया, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबको पता है फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, सपोज U सिंबल ले लिया हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास
m क्या है, मास। तो मास का डायमेंशनल फार्मूला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन चाहे कैसा भी टाइप का हो, मान लो कि मोशन ऑफ बॉडी है उसका एक्सेलरेशन हो, मान लो रोड पे कोई गाड़ी चल रही है उसका एक्सेलरेशन का भी वही डायमेंशनल फार्मूला होगा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हो। कोई भी टाइप का एक्सेलरेशन होगा डायमेंशनल फार्मूला उसका सेम ही लिखा जाएगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशनल फार्मूला इनटू हाइट का डायमेंशनल फार्मूला। तो मास के डायमेंशनल फार्मूला के लिए सिंबल में लिखते हैं m, और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हुआ, l t टू द पावर -2। ये कुछ कुछ क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूला तुम्हें हर समय याद होने चाहिए। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, ये सब डायमेंशनल फार्मूला हर समय तुमको याद होना चाहिए, जिससे कि तुम जब भी कोई फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर्स लिखने की बात आए तो तुम्हें पूरा ब्रेक ना करना पड़े। कोई डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना हो तो तुम्हें उसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक नहीं करना पड़े। तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये कुछ क्वांटिटीज हैं, इनके डायमेंशनल फार्मूला तुम्हें हर समय याद रहे। हाँ, तो हमने जी का डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया, और अब एच इज ऑल्सो टाइप ऑफ लेंथ, तो यहाँ पर एल हो गया। तो जब हम सारे क्वांटिटीज को एक साथ लिख देंगे तो m टू द पावर 1, l की पावर यहाँ पर 1 थी और यहाँ पर 1 थी, तो l की पावर हो जाएगी 2 और t की पावर -2। तो अब जरा ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला आया था, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या आया था, ml² t⁻²। और यहाँ देखो जरा, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला भी सेम ही आया है। तो ये इस बात का एग्जाम्पल है कि कुछ क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूला सेम होते हैं। जैसे अभी हमने इधर देखा था डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, दोनों सेम आए थे। वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ये देखो यहाँ पर ml² t⁻², और पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला दोनों सेम आए। तो यहाँ से तुम एक इम्पोर्टेंट बात याद ये रख सकते हो कि किसी भी टाइप की एनर्जी हो, किसी भी टाइप की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और कोई भी टाइप की एनर्जी हो, सबका डायमेंशनल फार्मूला हमेशा ही सेम रहेगा। इसी तरह से ये भी याद कर लो कि फोर्स अगर है, कोई भी टाइप का फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, सबका डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। ठीक है, कोई भी टाइप की एनर्जी सेम डायमेंशनल फार्मूला, कोई भी टाइप का फोर्स सेम डायमेंशनल फार्मूला, कोई भी टाइप का प्रेशर, प्रेशर अभी हमने पढ़ा नहीं, अभी करेंगे, तो सेम डायमेंशनल फार्मूला, कोई भी टाइप का एक्सेलरेशन हो तो सेम डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो अब अगला एग्जांपल में हम प्रेशर को ही ले लेते हैं। अब मान लो हमने ले लिया प्रेशर, तो प्रेशर पढ़ा होगा सभी ने। प्रेशर के लिए क्या फार्मूला लिखते हैं, प्रेशर के लिए फार्मूला लिखते हैं फोर्स बाय एरिया ऑफ द सरफेस। किसी सरफेस पर अगर F फोर्स लग रहा है और A उसका एरिया है तो प्रेशर हो जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, अभी जैसे बोला कि तुम्हें याद रखना होगा, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ml t⁻², और एरिया का डायमेंशनल फार्मूला ये हो जाएगा l²। तो फिर प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया, m⁻1, l की पावर देखो यहाँ पर 1 थी और यहाँ डिनोमिनेटर में 2 थी, तो जब डिनोमिनेटर वाली पावर को ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा 1 - 2, तो 1 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, तो ml-1 t⁻²। ठीक है, ये प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ध्यान से देखना, फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला डायरेक्ट याद है तो ml t⁻² लिख देंगे, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला डायरेक्ट याद है तो l⁻² लिख देंगे और एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं याद है तो फिर मजबूरी हो जाती है कि फोर्स का पहले लिखो मास इंटू एक्सेलरेशन, फिर मास तो फंडामेंटल है बट एक्सेलरेशन नहीं है, फिर एक्सेलरेशन का लिखो वेलोसिटी बाय टाइम,
तो टाइम तो फंडामेंटल हुआ बट वेलोसिटी नहीं हुआ। अब वेलोसिटी का फिर लिखो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तब कहीं जाकर ये फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटीज में कन्वर्ट हो पाया। तो इतना लंबा काम करने से अच्छा है कि डायरेक्ट तुम्हें फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला याद हो। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हुए। अब कोई कोई एग्जांपल ऐसा भी मिलेगा जिसमें डायमेंशनल फार्मूला होगा ही नहीं। ठीक है, तो जैसे कि हमने ले लिया, मान लो एंगल, एंगल की डेफिनेशन होती है आर्क बाय रेडियस, ये एंगल की डेफिनेशन होती है। तो आर्क क्या चीज है? आर्क होता है एक टाइप ऑफ लेंथ। आर्क की लेंथ कितनी है ऐसा बोलते हैं, यानी कि आर्क भी टाइप ऑफ लेंथ है। और रेडियस होता है सेंटर से सर्कमफेरेंस की डिस्टेंस, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी लेंथ ही है। तो अगर एंगल का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, एंगल का डायमेंशनल फार्मूला, तो क्या लिखेंगे? आर्क का डायमेंशनल फार्मूला डिवाइडेड बाय रेडियस का डायमेंशनल फार्मूला। तो आर्क तो लेंथ है, तो आर्क के लिए हमने क्या लिखा? एल, और रेडियस के लिए भी क्या लिखा? एल। तो फिर क्या आ गया? एल टू द पावर 0। तो इसमें कोई फंडामेंटल क्वांटिटी आ ही नहीं रहा है, ना इसमें मास आ रहा है, मास की पावर 0, लेंथ भी था तो उसकी भी पावर 0, और टाइम की भी पावर 0। तो कोई फंडामेंटल क्वांटिटी आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब हुआ कि एंगल हैज नो डायमेंशनल फार्मूला, एंगल का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है। ठीक है, एंगल का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, एंगल हैज नो डायमेंशनल फार्मूला। तो ऐसे ही और भी क्वांटिटीज होते हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूला नहीं होंगे, जैसे कि रेशियो होते हैं कुछ क्वांटिटीज जिनके जिनको हम रेशियो के टर्म्स में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल, ऐसे लिख लेते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल क्या होता है? डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल हमने लिखा, मान लो यहाँ सिंबल के लिए dr लिख दिया है, रिलेटिव डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, m(l⁻⁻3). और वाटर की डेंसिटी, ये भी डेंसिटी है, तो यहाँ भी m(l⁻⁻3). तो फिर m की पावर भी 0 हो गई और l की पावर भी 0 हो गई, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी हैज नो डायमेंशनल फार्मूला, रिलेटिव डेंसिटी हैज नो डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो ये और एक एग्जांपल है ऐसी क्वांटिटी का कि जिसका डायमेंशनल फार्मूला होता ही नहीं है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि, और हमने ले लिया एग्जांपल, और क्या एग्जांपल लिया जाए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ले लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए मान लो हमने n सिंबल यूज कर लिया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। पहले फार्मूला लिखते हैं फिर डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मटेरियल, उस मटेरियल में कितनी स्पीड ऑफ लाइट है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशनल फार्मूला जब लिखा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला हुआ l⁻⁻1, और यहाँ भी स्पीड ही है, तो फिर से क्या हो गया? l⁻⁻1। तो अल्टीमेटली l⁻0 और t⁻0 आ गया, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है। तो ऐसी कुछ क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूला नहीं होते हैं।
ठीक है। और ऐसे भी बहुत से क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूला सेम होते हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और भी मिलेंगे क्वांटिटीज। अभी देखो क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, इनका तो कोई फिक्स नंबर है नहीं। पूरे फिजिक्स में, पूरे साइंस में तुम्हें हर चैप्टर में नए नए डिराइव्ड क्वांटिटीज मिलेंगे, तो सबके डायमेंशनल फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम वो क्वांटिटी को पढ़ेंगे और उस क्वांटिटी का अगर हमें फार्मूला अगर मालूम है तो आराम से उसका डायमेंशनल फार्मूला भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी है, जैसे कि अभी बताया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, इतने तो तुम्हें हर समय याद रहने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम डिराइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में या तो उनका फार्मूला होता है या यही वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी के टर्म्स में होता है। तो अगर इतने तुम्हें हर समय याद रहेंगे तो तुम किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला आराम से लिख दोगे। ठीक है। तो हर डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला तुम्हें रटने की कोई जरूरत नहीं, ये बहुत इजी काम है। बस तुम्हें उसका फार्मूला अगर मालूम है तो डायमेंशनल फार्मूला भी लिख जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये अभी जो आज बताया है इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अभी क्लास को बंद करते हैं।